अध्याय 81। ये तियानसे अपने जीवन में दूसरी बार सिविल अफेयर्स ब्यूरो में शामिल हुआ है। पिछली बार उसने जियाओ किंगचेंग से शादी की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी 3 साल की शादी का अंत इतना अधूरा होगा। भावनाएं तो भावनाएं होती हैं, लेकिन अब ये तियानसे को इस शादी की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। इसे जाने दो। ये तियानसे और जियाओ किंगचेंग ने तलाक की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने पहचान पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि कर्मचारियों को सौंप दिए। कर्मचारियों ने कई दस्तावेज स्वीकार किए। उसने अचानक भौहें चढ़ाईं और कहा, नवीनतम नागरिक संहिता के अनुसार जब कोई जोड़ा तलाक लेता है तो उसे तलाक के शांत होने की अवधि की शर्तों को पूरा करना होता है। तलाक का शांत होने का समय क्या है? ये तियानसे और जियाओ किंगचेंग दोनों ने एक साथ पूछा। कर्मचारियों ने धैर्यपूर्वक समझाया, तथाकथित तलाक के शांत होने का समय दोनों पक्षों द्वारा स्वैच्छिक तलाक को संदर्भित करता है। आपको पहले तलाक के लिए आवेदन करना होगा। यदि आप तलाक की शर्तों को पूरा करते हैं तो दोनों पक्षों को शांत होने का समय देने के लिए तलाक प्रमाणपत्र पहले जारी नहीं किया जाएगा। जियाओ किंगचेंग भौहें चढ़ा गईं। वो अपने करियर में व्यस्त रही है और उसने कभी नहीं सुना कि तलाक में अब इतना अजीब नियम है। ये तियानसे की बात करे तो उसे तो ऐसी किसी बात के बारे में पता भी नहीं था। जियाओ किंगचेंग ने पूछा, इस शांत होने की अवधि में कितना समय लगेगा? स्टाफ ने जवाब दिया, तलाक का आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर। अगर आप दोनों में से कोई भी तलाक लेने को तैयार नहीं है तो आप तलाक पंजीकरण आवेदन वापस ले सकते हैं। बेशक आपकी शादी तभी टूटेगी जब दोनों पक्ष 30 दिनों के बाद तलाक लेने को तैयार न हों। ये तियानसे और जियाओ किंगचेंग ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे को देखते हुए दोनों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यूं ही तलाक मिल जाएगा। ये बहुत परेशानी वाली बात है। क्या आपको अभी भी शांत होने के लिए समय चाहिए? कर्मचारी ने सारे दस्तावेज वापस धकेल दिए और कहा, आपका तलाक का आवेदन पंजीकृत हो गया है। मैं आप दोनों को तलाक लेने का फैसला करने से पहले शांति से विचार करने के लिए 30 दिन का समय देता हूँ। अगला। ये तियानसे और जियाओ किंगचेंग के पास नागरिक मामलों के ब्यूरो से निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नागरिक मामलों के ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर जियाओ किंगचेंग ने हिचकिचाते हुए कहा, नियमों के अनुसार हम 30 दिन और इंतजार करेंगे। बेशक इस दौरान अगर तलाक के लिए संपत्ति के बंटवारे की कोई शर्त है तो पूछ लीजिए। मैं, जियाओ किंगचेंग, आपको संतुष्ट कर सकता हूं और आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। संतुष्ट? ये तियानसे ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, मुझे उन बाहरी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सच में? जियाओ किंगचेंग ने सिर हिलाया और व्यंग्य किया। मैं सोच रही हूँ कि ये तियानसे बार बार कहता है कि उसकी संपत्ति की कोई मांग नहीं है, तो फिर तुम हान रुयुन के साथ इस बारे में अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं हो? क्या तुम यहाँ सिर्फ दूसरों के पैसों के लिए नहीं हो? तुम कितने पाखंडी हो? इस समय दरवाजे के सामने सड़क के किनारे एक लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। सफेद सूट पहने एक लंबा चौड़ा युवक गाड़ी से बाहर निकला। कार में गुलाबों का गुलदस्ता था। वह जी बोडुआन था। जी बोडुआन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ तेजी से जियाओ किंगचेंग के पास गया। उसने धीरे से कहा, उस हारे हुए आदमी से तलाक लेने के लिए बधाई। जियाओ किंगचेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जी बोडुआन यहाँ क्यों आया था। वह क्या कर रहा था? उसने हिचकिचाते हुए पूछा, युवा गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? जी बोडुआन लाल गुलाब जियाओ किंगचेंग के पास लाया और कहा, किंगचेंग, मैं बहुत समय से अपने दिल में कुछ दबाए हुए था, लेकिन क्योंकि तुम शादीशुदा थे इसलिए मेरे पास खुद को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन चूंकि तुमने आज मुझे सफलतापूर्वक तलाक दे दिया है, इसलिए मैं अब कुछ नहीं छिपाऊंगा। किंगचेंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी? इस अचानक स्वीकारोक्ति से जियाओ किंगचेंग हैरान रह गया। एक पल के लिए वह असमंजस में वहीं जम गया। इस दृश्य ने कई राहगीरों को भी देखने और टिप्पणी करने के लिए आकर्षित किया। वाह, मैंने तो सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये कितना रोमांटिक है। क्या यह आदमी नहीं है मिस्टर जी?
जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वह जियानगंज शहर का सबसे खूबसूरत राष्ट्रपति जियाओ किंगचेंग लगता है। उफ उफ, आप दोनों बहुत प्रतिभाशाली और खूबसूरत इंसान हैं। औरत, वे एकदम सही जोड़ी हैं। तो वो आदमी जियो किंगचेंग का मशहूर मुफ्तखोर पति है ना? वो दिखने में अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना हारा हुआ होगा। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, जिससे जी बोडुआन का आत्मविश्वास और बढ़ गया, उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। दरअसल, चूंकि उसे कल ही पता चल गया था कि ये तियानसे और जियो किंगचेंग आज तलाक लेने वाले हैं, इसलिए वो कबूल करने को तैयार था। और मुझे पूरा यकीन है कि जियो किंगचेंग उसकी ईमानदारी से प्रभावित होगा। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। जियो किंगचेंग के चेहरे पर जल्द ही वो भाव लौट आए जो पहले से ही शांत थे। उसने जी बोडुआन का गुलाब स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उसने ठंडे स्वर में मना कर दिया, माफ करना युवा गुरुजी, मैं आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता। क्या? जी बोडुआन स्तब्ध रह गए और अवचेतन मन से पूछा, क्यों? जियाओ किंगचेंग ने उत्तर दिया, इस समय मेरे पास इस संबंध में कोई विचार नहीं है, मुझे सचमुच खेद है। ये कहने के बाद उसने अवचेतन मन से ये तियानसे की ओर देखा। ये देखकर कि ये तियानसे के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसने जल्दी से अपनी नज़रें फेर लीं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या इस आदमी ने दूसरे मर्दों को मेरे सामने अपना प्यार कबूल करते देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? या इसका मतलब यह है कि उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? दूसरी ओर जी बोडुआन का चेहरा काला पड़ गया। मैंने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया और मुझे ठुकरा दिया गया। जी परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी का चेहरा इससे कहाँ जाता है? जी बोडुआन के सीने में एक अनजानी आग भड़क उठी और उसने गहरी आवाज में पूछा, किंगचेंग, तुमने मुझे क्यों ठुकरा दिया? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हूँ? क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे जियाओ परिवार के लिए कितनी कीमत चुकाई है? अगर हमारे जी परिवार की बार बार मदद न होती तो तुम्हारा जियाओ परिवार बहुत पहले ही बर्बाद हो गया होता। तुमने तो मुझे इतनी बेरहमी से ठुकरा दिया। जियाओ किंगचेंग थोड़ा घबरा गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जी बोडुआन इतना गुस्सा होगा। बस उसकी धारणा में अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको सही होना ही होगा, और जी बोडुआन के बारे में उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। जहाँ तक दूसरे व्यक्ति की मदद की बात है, वह हमेशा इसे ध्यान में रखती थी और उसका बदला चुकाने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करती थी। जब जियो किंगचेंग सोच ही रही थी कि कैसे समझाए, कुछ ही दूरी पर ये तियानसे ने शांति से कहा, जी बोडुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये कहो कि तुमने जियो परिवार की कई बार मदद की है? तुम सच में फैंग दा की जीभ चमकाने से नहीं डरता? जी बोडुआन की नज़र अचानक ये तियानसे पर पड़ी। अचानक उसने कहा, अच्छा, तुम्हारा उपनाम ये है। मुझे पता है कि तुम ही पर्दे के पीछे से किंगचेंग को मुझे अस्वीकार करने पर मजबूर कर रही थी, है ना? गुस्से में वो आगे बढ़ा और ये तियानसे का कॉलर पकड़ लिया। उसने अनिच्छा से कहा, कुतिया, तुमने कल मेरे पिता की जन्मदिन की पार्टी में उपद्रव मचाया और मेरे भाई को घायल कर दिया, और आज तुम मेरे कबूलनामे में दखल देने आई हो। तुम आखिर मरना कैसे चाहती हो? ये तियानसे ने अपनी ठंडी आंखें सिकोड़ ली और कहा, अपने पंजे छोड़ दो। जी बोडुआन ने अपनी ठुड्डी उठाई और धमकी दी, छोड़ क्यों नहीं देती? यह मत सोचना कि तुम एक अच्छी योद्धा हो, इसलिए मैं तुमसे डरता हूँ। धिक्कार है, मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं किसी और दिन लोगों से ये परिवार की सारी कब्रें खुदवा दूंगा। ये तियानसे की आवाज़ गहरी हो गई, तुम्हारी हिम्मत। तुम्हें पता होना चाहिए कि मृतक परिवार के सदस्य ये तियानसे की सबसे बड़ी संपत्ति और अछूत तराजू हैं। जी बोडुआन को समझ नहीं आ रहा था कि जीना है या मरना है, और वो उकसाता रहा, तुम्हें किस बात का डर है? दिन के उजाले में अगर मुझे तुम पर विश्वास नहीं है तो भी तुम सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सामने मुझे मारने की हिम्मत करोगे? चलो, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो? ये तियानसे ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने पहली बार ऐसा अजीब अनुरोध देखा है, इसलिए मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। अगले ही पल उसने जी बोडुआन के पेट में सीधे लात मारी।
धमाका। बोडुआन को 3-4 मीटर दूर लात मारी गई और वह सिविल अफेयर्स ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों से लुढ़क गया। वह टुकड़े टुकड़े हो गया। ये दृश्य देखकर राहगीर स्तब्ध रह गए और चिल्ला उठे। जियाओ किंगचेन का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह जल्दी से जी बोडुआन की मदद के लिए नीचे दौड़ी। युवा मास्टर जी, क्या आप ठीक हैं? जी बोडुआन ने अपनी बाहें और जांघें रगड़ी, दर्द से मुस्कुराया और कराहता रहा। उसका पूरा चेहरा घबराहट और आश्चर्य से भरा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये तियानसे इतना दुस्साहसी होगा कि उसने सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सामने किसी को मारने की हिम्मत की। शर्म और गुस्से में उसने ये तियानसे की ओर इशारा किया और गाली दी। हाँ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मानो या ना मानो, मैं। लेकिन उसने अपनी बात पूरी नहीं की। लेकिन उसने देखा कि ये तियानसे रास्ते से हट गया और सीधे उसके पास आ गया। हड़बड़ा गया, हाथ ऊपर, हाथ नीचे। चेहरे पर एक तमाचा पड़ते ही लीबो उड़ गई। गिरोगी तो गंदगी खाओगे। अध्याय 82। ठीक उसी समय जब ये तियानसे जी बोडुआन को एक और लात मारने ही वाला था, जियाओ किंगचेन तुरंत उसके सामने रुक गई। उसने बेचैनी और गुस्से से कहा, ये तियानसे, क्या तुम पागल हो? तुम किसी को क्यों पीट रहे हो? ये तियानसे ने सच कहा, उसने मुझे उसे मारने के लिए कहा था। मैंने बस मार दिया। क्या दिक्कत है? तुम। जियाओ किंगचेन इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी छाती धड़क उठी। यह आदमी बहुत ही बदतमीज है। उसने मुड़कर जी बोडुआन को फिर से खड़ा होने में मदद की। इस समय जी बोडुआन के गाल का एक हिस्सा सूजा हुआ था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह बहुत शर्मिंदा था। जियाओ किंगचेन ने बार बार माफी मांगी। युवा गुरुजी, मुझे सच में माफ करना। नाराज मत होइए और उसके बराबर मत बनिए। मैं उसे अभी आपसे माफी मांगने दूंगा। जी बोडुआन ने जलती आंखों से ये तियान्स को घूरा, लेकिन इस डर से कि ये तियान्स फिर से हमला करेगा, वह बस दांत पीसकर अनिच्छा से सिर हिला सका। जियो किंगचेन ने गंभीरता से कहा, ये तियान्स, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अभी यंग मास्टर जी से गंभीरता से माफी मांगो। ये तियान्स ने सरलता से अपना सिर हिलाया। उसने अभी अभी एक अंधे कमीने को पीटा है, और वैसे भी उसे पहले दूसरे ने ही उकसाया था, तो वह माफी क्यों मांगे? ये तियानसे के रवैये ने जियाओ किंगचेन को पागल कर दिया। ये तियानसे, तुम साफ जानते हो कि यंग मास्टर जी मुझ पर और जियाओ परिवार पर बहुत मेहरबान हैं, लेकिन तुमने बार बार इसमें दखलंदाजी की है। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं जी परिवार के लायक कैसे हो सकती हूँ? मैं यंग मास्टर जी की मेहरबानी का बदला कैसे चुका पाऊंगी? इस समय जियाओ किंगचेन को बस यही लग रहा था कि ये तियानसे जानबूझकर उससे बदला ले रही है। उसे जानबूझकर आग पर भूनने के लिए रख दिया। जियाओ किंगचेन के सामने उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की। ये तियानसे ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हे मिस्टर जियाओ, कृपया मुझ पर गंदगी का कटोरा मत उठाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जी बोडुआन की मेहरबानी का बदला नहीं चुका सकते, तो बस उससे अपनी गलती स्वीकार करने का वादा करो। हालांकि ये तियानसे ने ऐसा कहा था, लेकिन असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जियाओ किंगचेन के गुस्से भरे शब्दों को देखा था जब उसने बिना सोचे समझे जी बोडुआन का बचाव किया था। बेशक, दूसरी तरफ, मैं जियाओ किंगचेन और जी बोडुआन के रिश्ते को भी परखना चाहती हूँ, और यह भी कि यह कितना आगे बढ़ा है। ये तियानसे की बातें सुनकर जियाओ किंगचेन कांप उठी। उसकी खूबसूरत आंखें निराशा से भरी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके और ये तियानसे के आधिकारिक रूप से तलाक से पहले ही दूसरा पक्ष उसे किसी और की बाहों में धकेल रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह तुम, ये तियानसे, ईमानदार रह सकती हो और दूसरी औरतों के साथ रह सकती हो, है ना? यह अच्छा है। तो फिर मैं आज तुम्हारी मदद करूंगा। जियाओ किंगचेन के चेहरे पर फिर से ठंडक छा गई और उसने गुस्से से कहा, तुम सही कह रही हो, ये तियानसे। मैंने तो यही सोचा था। अगर तलाक की अवधि न होती, तो मैं यंग मास्टर जी से वादा कर चुका होता। क्या अब तुम संतुष्ट हो? ये तियानसे की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। जाहिर है, उसने जी बोडुआन के साथ रहने की योजना पहले ही बना ली थी। दूसरी ओर,
जी बोडुआन खुद ये सुनकर खुश थे। उन्होंने असमंजस में कहा, किंगचेंग, तुमने क्या कहा? क्या तुम शुरू में मेरे कबूलनामे से सहमत होने वाले थे? जियाओ किंगचेंग ने जी बोडुआन की तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उसने ये तियानसे की नज़रों से नज़रें मिलाईं, कोई रियायत नहीं देना चाहता था। गोली को संभालते हुए उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ कहा, हाँ, लेकिन तलाक के लिए एक शांत अवधि होती है और मुझे आधिकारिक तौर पर तलाक के लिए आवेदन करने में 30 दिन लगेंगे। तो बस, जी बोडुआन को अचानक एहसास हुआ, उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसने सोचा था कि जियो किंगचेन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पता चला कि तलाक अभी तक औपचारिक रूप से नहीं हुआ था। जरा सोचिए, एक बड़ी कंपनी के अध्यक्ष होने के नाते वह तलाक की आधिकारिक पुष्टि से पहले दूसरों के सामने अपनी बात स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। अगर इस तरह की खबर फैली तो असर अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसी वजह से किंगचेंग ने उसे ठुकरा दिया होगा। जरा सोचो। जी बोडुआन ने तुरंत माफी मांगी और मुस्कुराते हुए कहा, किंगचेंग, तुमने अभी अभी अचानक बोलने के लिए मुझे दोषी ठहराया। मुझे बहुत अफसोस है। क्या 30 दिन का कोई शांत समय नहीं होता? मुझे धैर्य रखना चाहिए, हे। जियाओ किंगचेंग ने बस थोड़ा गुनगुनाया। मैं सोच रहा था कि जब मेरे पास समय होगा तो मैं ली बोडुआन को अपने असली विचार समझाऊंगा। ली परिवार और जी बोडुआन के प्रति उसके जो भी कर्ज हैं, वो उसे दूसरे तरीकों से चुकाने की कोशिश करेगी। इस समय ये तियानचेंग ने उदासीनता से कहा, चूंकि ये श्री जियाओ के सच्चे विचार हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बधाई देता हूँ। हालांकि एक जोड़े के नाते मैं फिर भी श्री जियाओ को याद दिलाता हूँ कि किसी को चुनते समय आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हर कोई आपके जीवन को सौंपने के लायक नहीं होता, ताकि पछताना न पड़े। उसने ये नेक इरादे से कहा। जी बोडुआन के बारे में अपनी समझ के आधार पर ये व्यक्ति जियाओ किंगचेंग से संपर्क करने में इतनी मेहनत कर रहा था। उसकी पसंद कहानी का केवल एक हिस्सा थी। उसके कुछ और छिपे हुए इरादे जरूर होंगे। जियाओ किंगचेंग खुद पर हंसा और बोला, हाँ, ये तियानचेंग, बेहतर होगा कि मैं ये वाक्य तुम्हारे लिए रखूं। कृपया यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे जितना बुरा है। भले ही मुझे भविष्य में सचमुच पछतावा हो, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये तियानसे ने अपनी आंखें हल्की सी नीची कर लीं। अब जब उसने अपना मन बना लिया है तो उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी बोडुआन की आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी। उसने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तुम्हारा होना उसके लिए सिर्फ अंधेरा ही लाएगा, लेकिन मैं उसे उजाले की ओर ले जा सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं बाद में किंगचेंग को उपहार खरीदने ले जाऊंगा और कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मिस रोंग मेयान को खुश करने के लिए उन्हें उपहार दूंगा। तब तक रोंग परिवार किंगचेंग को जरूर अपना व्यापारिक साझेदार चुन लेगा और तुम, एक असफल व्यक्ति, हमेशा के लिए हमारी नज़रों से ओझल हो जाओगे। हो गया। जी बोडुआन ने जियाओ किंगचेंग से कहा, मैं तुम्हें मिस रोंग को उपहार चुनने में मदद करने के लिए एक जगह ले जाऊंगा। जियाओ किंगचेंग ने पूछा, कहाँ? जी बोडुआन ने रहस्यमय ढंग से कहा, वहां पहुंचने पर तुम्हें पता चल जाएगा। हमारे द्वारा चुने गए उपहार मिस रोंग को जरूर संतुष्ट करेंगे। यह अच्छा है। जियाओ किंगचेंग ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। उसके बाद वो और जी बोडुआन अलग अलग गाड़ी से चले गए। शुरू से अंत तक उसने ये तियानसे की तरफ देखा तक नहीं, और इस दृश्य ने स्वाभाविक रूप से राहगीरों के बीच तरह तरह की चर्चाएं पैदा कर दी। बिल्कुल, हसीनाएं अब भी हीरो से प्यार करती हैं और सिर्फ यंग मास्टर जी ही जियाओ किंगचेंग के निशाने पर हैं। वरना जियाओ किंगचेंग को उसके निकम्मे पति के साथ रहने देना, क्या ये कोई घोटाला नहीं होगा? देखो, ये नाम का आदमी अभी भी यहाँ शांत होने का नाटक करते हुए खड़ा है। हाँ, जो नहीं जानते उन्हें लगता है कि उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि उसे किसी की परवाह ही नहीं है। जब सब शिकायत कर रहे थे और ये तियानसे को नीचा दिखा रहे थे, नागरिक मामलों के ब्यूरो के सामने सड़क किनारे एक रोल्स रॉयस रुकी। नंबर प्लेट तो देखो। राहगीर सब चौंक गए, क्योंकि इस कार का मालिक तियानलोंग समूह का अध्यक्ष है, इसलिए इसे जियांगन के राजा की कार कहा जाता है।
लॉर्ड लॉन्ग बिना किसी कारण के नागरिक मामलों के ब्यूरो में क्यों आए? जब सब उलझन में हैं, रोल्स रॉयस का दरवाज़ा खुला और झाओ हेलोंग कार से बाहर निकला। वो वहां खड़ा था और उसकी आभा देखकर देखने वालों को और भी ज्यादा तनाव हो रहा था। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो अपना सिर उठाकर झाओ हेलोंग की आंखों में देखे। कुछ राहगीर, जो झाओ हेलोंग की नज़रों में बाधा बन रहे थे, एक खुली सड़क बनाने के लिए भाग भी गए। ये तियानसे वहां अकेला खड़ा था, निश्चल। इससे राहगीरों को, जो अभी भी देख रहे थे, पसीना आ गया। क्या ये बच्चा पागल है? मिस्टर लॉन को देखते ही भाग क्यों नहीं जाते? तुम्हें अपनी जान नहीं चाहिए? कोई आश्चर्य नहीं कि उसे जियाओ परिवार से निकाल दिया गया। पता चला कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जरा रुको, मिस्टर लॉन पागल हो जाएंगे और यह बच्चा खत्म हो जाएगा। हालांकि अगले दृश्य ने उन्हें चौंका दिया। मैंने झाओ हेलोंग को ये तियानसे की ओर जाते देखा। सीधे 90 डिग्री पर झुके, बहुत सम्मानजनक भाव दिखाते हुए उन्होंने अभिवादन किया। मिस्टर ये। अध्याय 83 गा। ये दृश्य देखकर दर्शक दंग रह गए। जियांगन के प्रतिष्ठित राजा झाओ हेलोंग उनके प्रति इतने आदर भाव रखते थे। यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये हो सकता है कि ये नाम के इस व्यक्ति का कोई अज्ञात इतिहास हो? जियाओ किंगचेंग ने ही यह गलती की थी। अचानक एक के बाद एक कई अटकलें लगने लगीं। ये तियानसे ने दर्शकों की चौंकती निगाहों को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? झाओ हेलोंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मेरे अधीनस्थ निमंत्रण पत्र भेजने आए हैं। उसने एक लाल कार्ड निकाला और ये तियानसे को थमा दिया। उसने परिचय दिया, ये वह निमंत्रण पत्र है जिसे प्रांतीय राजधानी में रोंग परिवार के रोंग मेयान ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। कृपया कल रात व्यापारियों की बैठक में आएं। ये तियानसे ने सोचा कि झाओ हेलोंग ने कल उसे फ़ोन किया था और कुछ ऐसा कहा था। वो वहां जाने के लिए इसलिए राजी हुआ क्योंकि वह इस मौके का फ़ायदा उठाकर रोंग मियान को ढूंढकर सगाई रद्द करवा सकता था। तो ये तियानसे ने निमंत्रण कार्ड लिया और सीधे अपनी जेब में रख लिया। झाओ हेलोंग ने नागरिक मामलों के ब्यूरो की ओर देखा। उसने सावधानी से पूछा, श्रीमान ये, क्या आप और श्रीमान जियाओ तलाक की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं? ये तियानसे ने अपना सिर हिलाया। कर्मचारियों ने कहा था कि तलाक के लिए एक शांत अवधि होती है और आपको इसे संसाधित करने के लिए 30 दिन इंतजार करना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आजकल तलाक लेना इतना मुश्किल है। झाओ हेलोंग ने लगन से कहा, श्रीमान ये, अगर आपको ज़रूरत हो तो क्या मैं किसी से कह सकता हूँ कि वो प्रक्रिया को तेज़ करे और तलाक जल्द से जल्द पूरा करे? ये तियानसे एक पल के लिए झिझका, अपना सिर हिलाया और बोला, छोड़ो भी। जियाओ किंगचेन की नज़र में मैं अब जो कुछ भी करता हूँ वह गलत है। बेहतर है कि प्रकृति को अपना काम करने दिया जाए। झाओ हेलोंग ने गंभीरता से कहा, लेकिन एक अधीनस्थ के नज़रिए से पिछले 3 सालों में आप मिस्टर जियाओ के प्रति बेहद वफादार रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। गलती तो उन्हीं की है। ये तियानसे ने खुद पर हंसते हुए कहा, क्या तुमने एक वाक्य भी नहीं सुना? एक शादीशुदा औरत जिंदगी में सिर्फ तभी कुछ गलत मानती है जब वह ये स्वीकार करती है कि उसने गलत आदमी से शादी की है और वह कभी भी खुद में कोई कमी नहीं ढूंढेगी। एक समय तो मुझे लगा था कि यह मजाक है, लेकिन अब मुझे पता है कि यह कितना सच है। झाओ हेलोंग ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, मिस्टर ये, पिछली बार टेंडरिंग मीटिंग में तियानलोंग ग्रुप का $100 अरब का ऑर्डर रद्द होने की घोषणा की गई थी। आपको क्या लगता है, इसे कब फिर से शुरू किया जाएगा और विजेता बोली लगाने वाले का चयन कब होगा? आखिरकार इसमें देरी करना कोई समस्या नहीं है। ये तियानसे ने कहा, थोड़ी देर और रुको, जब खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। झाओ हेलोंग ने सम्मानपूर्वक कहा, हाँ। उसी समय जी बोडुआन जियाओ किंगचेन को जियांगन शहर के झेनबाओ मंडप में ले गए। उन्होंने गर्व से परिचय कराया, किंगचेंग, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मिस रोंग मेयान को जेड की नक्काशी सबसे ज्यादा पसंद है। ये जेड ट्राजा पवेलियन जियांगन शहर में हमारा सबसे बड़ा स्टोर है।
तुम मास्टर जियापिंग द्वारा बनाई गई जेड की नक्काशी चुनकर मिस रोन को दे दो। उपहार देने से वो जरूर खुश होगी। जियाओ किंगचेंग ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, युवा गुरुजी, आपका इतना ध्यान रखना दुर्लभ है, धन्यवाद। अपने मन में वह जी बोडुआन और ये तियानसे की तुलना करने से खुद को नहीं रोक पाया। कोई ऐसा जो हर जगह उसके बारे में सोचता है और उसकी मुश्किलों को सुलझाने में उसकी मदद करता है, जो उसके लिए मुसीबतें खड़ी करता है और मुश्किलें खड़ी करता है। तुलना में दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भावुक होते हुए भी जियाओ किंगचेंग ने स्टोव में ध्यान से कुछ चुना। शेल्फ पर रखी हर जेड नक्काशी बेहद खूबसूरती से गढ़ी गई है और एक दुर्लभ और उच्च गुणवत्ता वाली धरोहर है। बस जियाओ किंगचेंग ने ज्यादा देर तक इधर उधर घूमकर 10 मिनट, अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरी शर्तों पर खरा उतरे। आखिरकार यह मिस रोंग मेयान को दिया जाना है, जिनका एक विशिष्ट दर्जा है, इसलिए यह एक ऐसा उपहार होना चाहिए जो काफी शानदार और चौंकाने वाला हो। अचानक उसकी नज़र दुकान के बीचों बीच रखे बूथ पर पड़ी। उसकी खूबसूरत पुतलियां तुरंत जम गईं। मैंने देखा कि यह एक हरे और सफ़ेद जेड की मूर्ति थी जो 1 फुट से भी ज्यादा ऊंची थी। नीलम के सर्पिलाकार पत्थरों से बने पहाड़, लहरदार सफ़ेद जेड का पानी, एक पहाड़ और एक पानी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वास्तविकता का एक बेहद मजबूत एहसास दिखाते हैं, जो लोगों को मदहोश कर देता है और खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पाता। हालांकि जियाओ किंगचेंग जेड की नक्काशी से ज्यादा परिचित नहीं है, फिर भी वह महसूस कर सकता है कि यह जेड की नक्काशी कितनी बेहतरीन है। निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना। अगर यह मिस रोंग मेयान को दिया जाए तो वह जरूर संतुष्ट होंगी। जी बोडुआन भी इसी समय वहां आ गए और जेड की मूर्ति को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। वे खुद को रोक नहीं पाए और सिर हिलाकर बोले, मैं चलता हूँ। झेनबाओ मंडप में इस स्तर की जेड नक्काशी कब से होने लगी? ये तो पूरे देश में सबसे बेहतरीन उत्पादों में से एक है। साथ ही वे काफी उलझन में भी थे। हालांकि मास्टर जियापिंग की मूर्तिकारी का हुनर कमाल का है, लेकिन लगता है कि वे इस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर जियापिंग को हाल ही में कोई बड़ी उपलब्धि मिली हो? बोडुआन ने ज्यादा सोचा नहीं और मुस्कुराते हुए कहा, किंगचेंग, चूंकि तुम्हें ये काम पसंद है, तो चलो इसे खरीद लेते हैं। उसने सहजता से एक गोल चेहरे वाले प्रशिक्षु को बुलाया और कहा, यह सेट की मूर्ति पहन लो, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। गोल चेहरे वाले प्रशिक्षु ने विनम्रता से कहा, श्रीमान, मुझे सचमुच माफ करना। यह जेड की मूर्ति हमारी दुकान का सबसे नया खजाना है और बिक्री के लिए नहीं है। जी बोडुआन का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, दुकान के खजाने का क्या हुआ? क्या ये प्रदर्शन के बाद सिर्फ बिक्री के लिए नहीं है? या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी यह जेड की नक्काशी नहीं खरीद सकता? सच बताऊं तो मैं जी बोडुआन हूँ, जियांगन में जी परिवार का सबसे बड़ा बेटा। मैं तो ये भी नहीं पूछता, क्या जियांगन शहर में ऐसी कोई चीज है जो मैं खरीद नहीं सकता? गोल चेहरे वाले प्रशिक्षु ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मास्टर जी, आप गलत समझे। मेरा यह मतलब नहीं था, बस दुकान का खजाना बहुत महत्वपूर्ण है और मैं, एक युवा प्रशिक्षु, फैसला नहीं ले सकता। जी बोडुआन ने ठंडी आवाज में कहा, अगर आप फैसला नहीं ले सकते तो अपनी दुकान से मास्टर सुन कैसुन को बुला लीजिए। हो गया। वो जियाओ किंगचेंग की ओर इशारा करते हुए बोला, मास्टर सुन कैसुन, मास्टर जियापिंग के पहले शिष्य और झेनबाओ मंडप के भावी उत्तराधिकारी हैं। वो और मैं पुराने दोस्त हैं। अगर आपको ये जेड नक्काशी चाहिए तो बस शब्दों की बात है और आप उनसे छूट भी मांग सकते हैं। जियाओ किंगचेंग ने सिर हिलाया और प्रशंसा की, युवा मास्टर जी, आपके अभी भी कई संबंध हैं। जी बोडुआन संतुष्ट दिख रहे थे और दिखावा जारी रखने ही वाले थे। गोल चेहरे वाले प्रशिक्षु ने कहा, युवा गुरुजी, मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि सुनकाई को कुछ घंटे पहले गुरु से निकाल दिया गया है और उसे हमेशा के लिए ट्राजा पवेलियन से बाहर निकाल दिया गया है। जी बोडुआन, जो पहले संतुष्ट दिख रहे थे, तुरंत बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, क्या बकवास है।
असली या नकली? जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुनकाई कई वर्षों से गुरु जियापिंग के अनुयायी हैं और झेनबाओ पवेलियन में एक उच्च पद पर हैं। एक अच्छे इंसान को कैसे निकाला जा सकता है? गोल चेहरे वाले प्रशिक्षु ने हाँ में सिर हिलाया। ये बिल्कुल सच है। जी बोडुआन को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, छी। एक युवा प्रशिक्षु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना झूठ बोलने की? मैं अभी गुरु सुन को फोन करके देखता हूँ कि वो तुम्हें कैसे सजा देते हैं। जी बोडुआन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और सन काइल को फोन किया, लेकिन मैंने पाया कि दूसरे पक्ष का फोन बंद था। उसे एक और वीचैट संदेश भेजा। क्या बकवास है, उसे तो दूसरे पक्ष ने ब्लॉक कर दिया था। इस समय जी बोडुआन को बहुत बुरा लग रहा था। क्या इस आदमी सन काइल को सचमुच नौकरी से निकाल दिया गया है? इस आदमी को नौकरी से निकाला गया हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि इस आदमी ने पिछले महीने जुए के लिए खुद से 30 करोड़ उधार लिए थे। क्या ये बर्बाद होने वाला है? ये सोचकर जी बोडुआन थोड़ा बदसूरत लग रहा था। दादी, इस कमीने को, मुझे इसे ढूंढने मत देना। वो गुस्से में था, लेकिन जियाओ किंगचेन के सामने वो आसानी से गुस्सा नहीं हुआ। वो बस हल्की सी खांसी और कहा, चून की सुनकाई यहाँ नहीं है, कृपया मास्टर जियापिंग को बाहर बुलाइए। मुझे लगता है कि वो जी परिवार के मेरे सबसे बड़े बेटे की खातिर मुझे ये जैद की मूर्ति बेच देंगे। हालांकि उसने अभी अभी अपनी बात पूरी की थी। उसके पीछे से एक थोड़ी जानी पहचानी आवाज आई, मुझे भी इस जैद की मूर्ति में दिलचस्पी है। कृपया मास्टर जियापिंग से कहिए कि वो आकर इसे मुझे बेच दें। अध्याय 84। जी बोडुआन और जियाओ किंगचेंग ने अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि उसके पीछे लाल चोंगसम पहने एक आकर्षक महिला खड़ी थी, जिसका फिगर सुडौल था। जी बोडुआन दंग रह गया, क्या तुम हो? जियाओ किंगचेंग भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वह इस महिला से दोबारा मिलेगा। रोंग मेयान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इत्तेफाक है, मैं तुम दोनों से यहाँ मिल रहा हूँ। जी बोडुआन ने भौहें चढ़ाईं और सावधानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हालांकि उसके सामने खड़ी महिला को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहा जा सकता है, लेकिन एक पुरुष होने के नाते वो उसकी बहुत प्रशंसा करता है। लेकिन कल जी परिवार के जन्मदिन के भोज के बारे में सोचते हुए यह महिला कई बार ये तियानसे की मदद के लिए आए और जी परिवार के मुंह पर थप्पड़ मारे। वो खुद को सतर्क और आक्रामक महसूस करने से नहीं रोक सका। रोंग मेयान के मुंह का कोना सिकुड़ गया और उसने कहा, मुझे तुम्हें क्या रिपोर्ट करनी है? क्या तुम सच में सोचते हो कि चूंकि तुम जी परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी हो, इसलिए तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? जी बोडुआन की आंखों के कोने फड़क गए और वह अनजाने में ही गुस्सा होने वाला था। लेकिन ये सोचकर कि तुम खजाना मंडप के क्षेत्र में हो, तुम्हें फिर भी खुद को संयमित रखना होगा। उसने ठंडी खर्राटे लिए और रोंग मेयान से बात करना बंद कर दिया। वह गोल मटोल चेहरे वाले प्रशिक्षु की ओर मुड़ा और डांटा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? क्या तुमने मास्टर जियापिंग को तुरंत बाहर बुलाया? गोल चेहरे वाले प्रशिक्षु ने कहा, युवा मास्टर जी, मास्टर एकांतवास में हैं और नक्काशी कर रहे हैं, और उन्होंने हमें सख्त आदेश दिया है कि हम उन्हें किसी भी तरह से परेशान न करें। जी बोडुआन ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, मास्टर जियापिंग को कब तक एकांतवास में रहना होगा? गोल चेहरे वाले प्रशिक्षु ने कहा, जल्द ही होना चाहिए। ठीक है। जी बोडुआन ने सिर हिलाया। फिर उसने रोंग मेयान को धमकाया, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो या तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है। एक महिला होने के नाते मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि इस जैद मूर्ति के लिए हमसे प्रतिस्पर्धा मत करो। रोंग मेयान की दिलचस्पी बढ़ी और उसने पूछा, ओह, ये कहाँ से आया? जी बोडुआन ने गर्व से कहा, सच कहूँ तो हमने ये जैद मूर्ति मिस रोंग मेयान को देने के लिए खरीदी थी। अगर आप हमसे मुकाबला करते हैं तो यह मिस रोंग से लड़ने के बराबर है। मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी समझना चाहिए कि प्रांतीय राजधानी रोंग परिवार क्या दर्शाता है और रोंग परिवार के खिलाफ जाने के क्या परिणाम होते हैं, है ना? रोंग मेयान ने अचानक कहा, बस इतना ही। जी बोडुआन ने गर्व से कहा, चूंकि आप समझ गए हैं,
तो जल्दी से जैद नक्काशी की प्रतियोगिता छोड़कर यहाँ से क्यों नहीं चले जाते। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने एक आकर्षक मुस्कान दिखाई और कहा, आपकी बात सुनकर मुझे ये जैद मूर्ति चाहिए, और भी ज्यादा। आखिरकार मिस रोन का खजाना लूटने के बारे में सोचना भी कितना दिलचस्प है। क्या जी बोडुआन उलझन में था। उसने सोचा था कि रोंद मेयान का जिक्र करने से यह महिला पीछे हट जाएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला निडर होगा और उसकी नाक पर लात भी मार देगा। क्या यह महिला पागल है? रोंद मेयान से भी नहीं डरती। जियाओ किंगचेंग एक कदम आगे बढ़ा और ठंडे भाव से बोला, मिस, यह जैद मूर्ति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रतिस्पर्धा करने पर अड़ी हैं तो मैं, जियाओ किंगचेंग, हार नहीं मानूंगा। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा लग रहा है जैसे बिजली और प्रकाश का टकराव हो रहा हो। कुछ सेकंड बाद रोंद मेयान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और पूछा, श्रीमान, क्या जियाओ को सच में लगता है कि यह जैद मूर्ति मिस रोन को देने से वो उनका दिल जीत लेंगी और रोंद परिवार में आपका व्यापारिक साझेदार बन जाएंगी? जियाओ किंगचेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, दूसरे पक्ष की उत्सुकता से काफी हैरान, और वह एक नज़र में ही जैद नक्काशी चुनने के उसके उद्देश्य को समझ गया। रोंद मेयान आगे बढ़ा और धीरे धीरे जैद मूर्ति के चारों ओर घूमने लगा। उसने भावुक होकर आह भरी, इस जैद नक्काशी का कौशल स्वाभाविक और बेहद मूल्यवान है। पूरे ड्रैगन साम्राज्य में मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इससे मिस रोंद का दिल तो जीत लिया जा सकता है, लेकिन मिस रोंद जो चाहती हैं वो नहीं मिल सकता। श्रीमान जियाओ, आप एक चतुर व्यक्ति हैं और कई वर्षों से व्यापार जगत में हैं। आप इस बारे में ध्यान से क्यों नहीं सोचते कि रोंद परिवार जियानगन शहर में व्यावसायिक साझेदार क्यों चुनता है? क्या मिस रोंद के मन में एक कीमती जैद मूर्ति उसकी वास्तविक इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? विचारपूर्ण अलंकारिक प्रश्नों की यह श्रृंखला। जियाओ किंगचेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके सामने खड़ी महिला की असली पहचान उसके शुरुआती विचार से कहीं ज्यादा जटिल है। वो अवचेतन रूप से दूसरे पक्ष की पहचान पूछने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जी बोडुआन ने उसे बीच में ही टोक दिया, हंस, आप पूरी ईमानदारी से मिस रोंद के नजरिए से विश्लेषण कर रहे हैं? क्या बकवास है। क्या आपको लगता है कि आप मिस रोंद हैं? सच कहूं तो हमारे जी परिवार को मिस रोंद ने एक व्यावसायिक साझेदार नियुक्त किया है और हम अन्य साझेदारों की सिफारिश करने के योग्य हैं। जब तक किंगचेंग ये जैद मूर्ति खरीदकर मिस रोंद को देता है और हमारा ली परिवार इसमें मध्यस्थता करता है, मिस रोंद उसे अपना व्यावसायिक साझेदार जरूर चुनेंगी। आप चंद शब्दों में इस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं और इसका खंडन कैसे कर सकते हैं? रोंद मेयान ने आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए पूछा, आपको किसने बताया कि जी परिवार को रोंद परिवार का साझेदार नियुक्त किया गया है? जी बोडुआन ने दिखावा करते हुए कहा, बेशक, ये दूसरे स्वामी थे। रोंद परिवार, श्री रोंगटियन ली रोंग, जिन्होंने हमें सूचित किया। उनके शब्द आधिकारिक रोंद परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको और क्या कहना है? जवाब में रोंद मेयान ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस आपको और मुझे इंतजार करने दीजिए और देखते हैं। जी बोडुआन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और इस वाक्य को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी ओर जियाओ किंगचेंग को इस समय अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने जी बो को सलाह दी, जैद नक्काशी खरीदने के बारे में भूल जाना ही बेहतर है। मुझे लगता है कि मिस रोंद को इसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन उन्हें एक अच्छे और योग्य साथी की ज़रूरत है। मैं अपनी असली क्षमता से उन्हें प्रभावित करना चाहता हूँ, न कि। जी बोडुआन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, किंगचेंग, तुम में खूबियाँ तो हैं, लेकिन तुम्हारे कान कोमल हैं। दूसरों की कुछ बातें सुनकर तुम कांप जाते हो। चिंता मत करो, चूंकि मैंने ये जैद मूर्ति खरीदी है, ये एक स्थापित तथ्य है और इसे कोई नहीं बदल सकता। अगर मास्टर जियापिंग बाद में बाहर भी आएं, तो भी वे मुझे यही चेहरा दिखाएंगे। मैंने अभी अभी यह कहा था। एक थोड़ी असंतुष्ट बूढ़ी आवाज सुनाई दी, हम
मेरे झेनबाओ पवेलियन स्टोर का खजाना कब इतना गिर गया कि मुझे उसे पैसों के लिए बेचना पड़े। मैंने पीले रंग का टैंक सूट पहने जियापिंग को अंदर मूर्तिकार के पास से बाहर निकलते देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। उसने गोल चेहरे वाले प्रशिक्षु से पूछा, क्या मेरे गुरु ने नहीं बताया? मुझे क्या पता कि यह ज़ेड मूर्ति स्टोर का सबसे नया खजाना है और इसे बेचने की इजाज़त नहीं है। लोग इसे खरीदने के लिए अभी भी क्यों होड़ लगा रहे हैं? गोल चेहरे वाले प्रशिक्षु ने जल्दी से घटना का कारण और प्रभाव बता दिया। कुछ भी छिपा नहीं था। जियापिंग ने जी बोडुआन की ओर मुंह करके शांति से कहा, ये हरा पहाड़ और साफ पानी हमारी दुकान का खजाना है। हम बिक्री में हिस्सा नहीं लेंगे। कृपया कोई और ज़ेड नक्काशी चुने। यह जी बोडुआन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा था कि जब जियापिंग को पता चलेगा कि वो यंग मास्टर जी है तो वो उसे कुछ इज्जत देगा, लेकिन उसने इसे इतनी आसानी से ठुकराने के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन जियापिंग की पहचान के कारण उसने उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की। हम बस यही बात कर सकते हैं, मास्टर जियापिंग। मुझे पता है कि आपकी दुकान का ये खजाना बहुत कीमती है, लेकिन चाहे वह कितना भी कीमती क्यों ना हो, इसकी एक कीमत होती है। मिस्टर जियाओ और मैं इसे खरीदने के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हैं। जियापिंग ने अपनी ठंडी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, युवा मास्टर जी, आपके पिता की खातिर जिया आपको याद दिलाने के लिए आपके साथ थोड़ा और समय बिताने को तैयार है। पहली बात, अब से आपको मुझे मास्टर कहने की इजाज़त नहीं है। मेरा स्तर इस उपाधि के लायक नहीं है। दूसरी बात, हालांकि जिया के परिवार की दौलत आपके जी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी हालत अभी भी खराब नहीं है, इसलिए जिया को पैसों से डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बोडुआन उलझन में लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। जियापिंग पहले घमंडी था और दूसरों से अपनी तारीफ करवाना पसंद करता था। आज अचानक वह इतना विनम्र क्यों हो गया? मास्टर की उपाधि भी नहीं चाहिए। जी बोडुआन अब भी झुकने को तैयार नहीं था और उसे समझाता रहा, मिस्टर जिया, मैं ज़ेड की नक्काशी बेचने की आपकी अनिच्छा समझ सकता हूँ, लेकिन यह ज़ेड की नक्काशी कल रात मिस रोन की मीटिंग में उन्हें देने की योजना है। आप ये भी जानते हैं कि कल रात मीटिंग में कितनी हस्तियां हिस्सा लेंगी। अगर आप इस ज़ेड की मूर्ति को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेंगे तो यह निश्चित रूप से सभी को आश्चर्यचकित कर देगी और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जी बोडुआन का मानना है कि अगर आपको, जियापिंग, पैसा पसंद नहीं है तो क्या आपको शोहरत भी पसंद नहीं है? लेकिन जियापिंग के जवाब ने उसे फिर से मुंह पर तमाचा मारा। जियापिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, आज से पहले जिया शायद तुम्हारी बातों से प्रभावित हुई होगी, लेकिन अब मेरे लिए तथाकथित शोहरत और दौलत बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। और तो और, ये ज़ेड नक्काशी जिया ने नहीं, बल्कि मास्टर ये ने बनाई थी। वो इसे अपनी दुकान के लिए एक खजाने की तरह यहाँ रखने को तैयार थे। जिया पहले से ही आभारी थे, तो फिर वो इसे पैसे कमाने के लिए निजी तौर पर बेचने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? जी बोडुआन दंग रह गए। अच्छे आदमी, इतने लंबे समय तक इस पर काम करने के बाद यह ज़ेड नक्काशी जियापिंग ने नहीं बनाई थी। उन्होंने आंखें घुमाईं और कहा, यह आसान नहीं है। कृपया मुझे मास्टर ये का संपर्क विवरण बताएं और मैं उनसे संपर्क करूंगा तुरंत। मुझे विश्वास है कि मेरे जियांगन जी परिवार के नाम के साथ मैं उसे ज़रूर सम्मान दूंगा और यह ज़ेड मूर्ति बेचने के लिए राज़ी हो जाऊंगा। आवाज़ बस धीमी पड़ गई। दरवाजे पर एक आवाज़ आई, मुझसे संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं ली परिवार को सम्मान नहीं दूंगा और न ही आपको ज़ेड की नक्काशी बेचने के लिए राज़ी होऊंगा। अध्याय 85। कई लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा कि बोलने वाला असल में ये तियानसे था। जी बोडुआन बदसूरत लग रहा था और भौहें चढ़ा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जैसा कोई बेकार आदमी इस जगह आ सकता है? बात करते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जरा रुको, तुमने क्या कहा? तुम ये ज़ेड की मूर्ति मुझे नहीं बेचोगे? इसका तुमसे क्या लेना देना है? ये तियानसे ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि यह ज़ेड की मूर्ति मैंने बनाई है,
तो तुम्हें क्या लगता है मेरा इससे क्या लेना देना है? ये बात निकल गई। जी बोडुआन जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। हाँ, मुझे पता चला है कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। शेखी बघारना। इस जैद नक्काशी के स्तर को चमत्कार ही कहा जा सकता है। तुम एक बेकार, हारे हुए इंसान इसे कैसे तराश सकते हो? इतना मजाक मत करो। जियाओ किंगचेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये तियानसे, तुम ये अवास्तविक दिवास्वप्न कब देखना बंद करोगे? कृपया दूसरों की चापलूसी करना बंद करो, ठीक है? ये सोचकर कि उसकी शादी ये तियानसे से 3 साल पहले हुई थी, उसे कभी पता ही नहीं चला कि ये तियानसे का जैद नक्काशी से कोई लेना देना है। उसे नक्काशी करते देखना तो दूर की बात है। उसने सच में कहा था कि यह हरा पहाड़ और साफ पानी उसने बनाया है। कल से मैंने कहा था कि मुझे चिकित्सा आती है, आज मैं कहती हूँ कि मुझे मूर्तिकला आती है। जियाओ किंगचेन की नज़र में ये तियानसे सचमुच व्यभिचार में डूबी हुई थी और उसे बचाया नहीं जा सकता था। ये सिर्फ उसकी बात नहीं है। उस पल रोंग मेयान की आंखों में भी शक की एक चमक थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जैद नक्काशी उद्योग में गहराई से शामिल है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे सामने मौजूद इस हरे पहाड़ और साफ पानी को कला की एक बेहतरीन कृति बनाने के लिए दशकों की कड़ी मेहनत और असाधारण प्रतिभा की ज़रूरत होती है। हालांकि ये तियानसे 30 साल से भी कम उम्र का था, वह इसे कैसे तराश सकता था? उसे अपनी होने वाली पूर्व पत्नी के सामने जानबूझकर दिखावा करना चाहिए था। हालांकि अगला दृश्य उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। मैंने देखा कि जिया पिंग तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसने ये तियानसे को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, मास्टर ये, आप आखिरकार वापस आ गए। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके इस व्यवहार से जी बोडुआन और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। आपको पता ही होगा कि जियापिंग जियांगन शहर में जैद नक्काशी उद्योग में एक अग्रणी व्यक्ति है। उसकी कुलीन स्थिति के कारण जियांगन शहर के 3 प्रमुख परिवारों को भी शिष्टाचार दिखाना पड़ता है। हालांकि इस समय उसने वास्तव में ये तियानसे के प्रति इतना सम्मानजनक रवैया दिखाया। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? जी बोडुआन ने सबसे पहले अपने मन के संदेह व्यक्त किए। उसने जियापिंग से कहा, तुम इस ये नाम के व्यक्ति को क्या कहते हो? मास्टर ये, जब वो एक बेकार और असफल व्यक्ति है तो वो मास्टर कैसे बन सकता है? जियापिंग ने सीधे चेहरे से कहा, मास्टर ये के साथ रूखा व्यवहार मत करो। उनकी मूर्तिकला का स्तर प्रकृति की ओर लौटने की स्थिति तक पहुंच गया है, जो जिया से कहीं बेहतर है। इसके अलावा वे हरे पहाड़ और साफ पानी जैसी उत्कृष्ट कृति गढ़ सकते हैं, उन्हें मास्टर की उपाधि कैसे नहीं दी जा सकती? खर्राटे, मास्टर की तो बात ही छोड़ो, अगर आप उन्हें ग्रैंड मास्टर भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाक्य वज्रपात जैसा था। झटके से जी बोडुआन की खोपड़ी सुन्न हो गई। हरे पहाड़ और साफ पानी, असल में ये तियानसे ने उकेरा था। ये कैसे संभव है? उसने अनिच्छा से कहा, श्रीमान जिया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या ये तियानसे सचमुच इतनी उत्कृष्ट जैद नक्काशी कर सकते हैं? जियापिंग ने गंभीरता से कहा, नहीं तो। ये हरा पहाड़ और साफ पानी आज सुबह झेनबाओ मंडप में सबके सामने मास्टर ये ने उकेरा था। ये झूठ कैसे हो सकता है? न सिर्फ उसने ये कहा, बल्कि दुकान में मौजूद प्रशिक्षु भी भावुक हो गए। मैं गवाही दे सकता हूँ, मास्टर ये की नक्काशी कला हमारी कल्पना से भी परे है और प्रकृति की ओर लौटने की स्थिति तक पहुँच गई है, जो ईर्ष्या करने लायक है। हाँ, सिर्फ 15 मिनट में इतना बेहतरीन खजाना तराशना तो अनसुना है। एक जैद तराशने वाले के तौर पर, अगर मैं अपने जीवनकाल में मास्टर ये को अपनी नक्काशी की तकनीकें दिखाते हुए देख सकूं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इतने सारे लोगों के गवाही देने और बोलने के बाद, ये स्वाभाविक है कि यह पूरी तरह से सिद्ध हो गया है। जी बोडुआन के कान भिनभिना रहे थे और वह वहीं स्तब्ध रह गया। मैं बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सका। हालांकि जियो किंगचेंग जी बोडुआन से भी ज्यादा हैरान था। उसने ये तियानसे को भय और इसे स्वीकार करने में कठिनाई भरी आंखों से देखा। वह समझ नहीं पा रही थी। तलाक की अर्जी देने के बाद
निकम्मी ये तियानसी जैद नक्काशी की उस्ताद क्यों बन गई? उसे कौन बता सकता है? ये क्या है? रोंड मेयान की बात करें तो वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे धीरे धीरे पता चला कि ये तियानसी नाम का यह आदमी हर बार मिलने पर उसके लिए अप्रत्याशित आश्चर्य लेकर आता था। यह अप्रत्याशित है। ये तियानसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि जी बोडुआन और दूसरे लोग क्या सोचते हैं। इसके बजाय उसने जियापिंग से कहा, चूंकि यह जैद मूर्ति तुम्हें एक भंडार के खजाने के रूप में दी गई है, इसलिए इसे बेचने का अधिकार स्वाभाविक रूप से तुम्हारा है। अगर तुम इसे बेचना चाहती हो तो तुम इसे किसी को भी बेच सकती हो, लेकिन ये ली परिवार को नहीं हो सकता। इस वाक्य ने जीबो को अचानक अपनी बेपरवाही दिखाने पर मजबूर कर दिया। वो खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, ये तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इसे हमारे लिए परिवार को नहीं बेच सकती। क्या तुम मेरे परिवार को नीचा दिखा रही हो? ये तियानसे ने उपहास किया और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा जी परिवार बस तुम्हारा सामान बेचने की कोशिश कर रहा है। तुम इसे इतना अच्छा कैसे समझ सकते हो? जी बोडुआन इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया। अगर वह ये तियानसे को हरा नहीं पाता तो वह हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ता। वह बस दांत पीसकर अनिच्छा से कह सका, वाह, तुम तो बस जैद तराशना जानते हो, इसमें इतनी खासियत क्या है? ये चीज़ तभी कीमती है जब कुछ लोग इसकी तारीफ करें, लेकिन ये कोई इसकी तारीफ न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसे मुझे बेचना नहीं चाहते और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। किंग चेंग, चलो इस कचरे पर ध्यान मत दो। लेकिन जब वह मुड़ा और दुकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसने पलटकर देखा कि जियाओ किंगचेंग उसके पीछे नहीं आया था। इस समय जियाओ किंगचेंग की नज़र ये तियानसे पर टिकी थी। उसने शिकायत भरे लहजे में पूछा, चूंकि तुम जैद तराशना जानते हो तो मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? ये तियानसे ने सच्चाई से जवाब दिया, तुमने कभी पूछा ही नहीं, तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? जियाओ किंगचेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर खुद पर व्यंग्य किया, हाँ, मैंने तुमसे कभी पूछा ही नहीं कि क्यों। आखिरकार तुमने मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया। तुम बस कहना ही नहीं चाहते। ये तियानसे ने बेबसी से अपने हाथ फैलाए और कहा, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस रवैये ने जियाओ किंगचेंग को और भी दुखी कर दिया। उसने अपने होंठ काटे और ठंडे स्वर में कहा, ये तियानसे, मुझे तुम्हारा रवैया सबसे ज्यादा नापसंद है। तुमने पहले तो मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब तुम मेरे खिलाफ हो गए हो। क्या इतना बुरा होना मज़ेदार है? ये तियानसे ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मिस्टर जियाओ, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया और तुम ही हो जिसने मुझे पीटा है। जियाओ किंगचेंग ने अनजाने में ही अपना मुंह खोला और कहा, ये तियानसे, मैंने तुम पर कभी भरोसा क्यों नहीं किया? दूसरों पर थूको मत। इस बार ये तियानसे ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। रोंड मेयान ने धीरे से कहा, मुझे याद है कल जन्मदिन के भोज में, मिस्टर जियाओ, आपको मिस्टर ये की सुलेख कला पर भरोसा नहीं था, है ना? और जहाँ तक अंतिम परिणाम की बात है, तो ये तो सबको पता है, क्या आप भूल गए हैं? ये कहते हुए रोंड मेयान ने चावल के कागज का एक रोल उठाया और धीरे से उसे खोला। ये तियानसे की पेंटिंग थी जिस पर 4 अक्षर जुन लिन तियान जिया थे। वांडाइंग ड्रैगन की चित्रकला शैली, एक प्रकार की शाही आभा जो सभी लोगों से बढ़कर है, इस सुलेख कला से झलकती है। रोंड मेयान ने हल्के से व्यंग्य किया और पूछा, मिस्टर जियाओ, अब इसे देखकर क्या आपको अब भी लगता है कि मिस्टर ये खून थूक रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, अभी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते हैं, बस ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप मुझे स्टोरी में पात्र के नाम भी बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।